नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मोहित हैं। आज चुनाव चर्चा पे कहा जाए बात होने वाली है महाराष्ट्र को लेकर, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रहा है अभी सीटों का बंटवारा होने के बाद अब जो है कि सूचियां जारी होनी शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद घमासान मचा है कि किसके खिलाफ कौन उतारा जा रहा है चुनावी मैदान में। क्या कहीं पर किसी को वॉक ओवर होता दिख रहा है? क्या अगर हम शिवसेना की बात करें, दोनों धड़ों की बात करें, तो वहां पर किसी तरीके से किसी को राहत मिलते दिख रही, या फिर जो राज ठाकरे की पार्टी है उनके परिवार की तरफ से कोई उतारा जा रहा है? तो उद्धव गुट का क्या रिएक्शन है? साथ में आदित्य ठाकरे के सीट वर्ली को लेकर भी चर्चा होगी। यहां पर कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले, राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले, जो कि शिंदे शिवसेना में इस वक्त हैं, और मिलिंद देवड़ा किस तरीके से चुनौतियां पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, ये तमाम पहलू को लेकर चर्चा होने वाली है। तो मेरे साथ मोहित हैं और कुछ देर में एक और मेहमान जुड़ेंगे। मोहित, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर वर्ली की सीट को लेकर क्या परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं? क्या आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में एक तरफा यहां पर मार्जिन की स्थिति में दिख रहे हैं, या फिर मिलिंद देवड़ा को टिकट यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है? तो कितनी चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, यहाँ अगर हम महाराष्ट्र की वर्ली सीट की बात करें तो वहाँ हम्म। पर आदित्य ठाकरे को लगातार एक बड़ी एडवांटेज ये मिल सकता है कि भाई आदित्य ठाकरे सीधे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, तो उनको एक बड़ा प्रोफाइल मिल जाएगा। अगर जीत के आते हैं, अगर सरकार बनती है, तो वो उनके लिए एक एडवांटेज के तौर पर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा भी हैं जिनके साथ एनडीए पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल टक्कर की है। और यहाँ पर अगर देखें, खास तौर पर मिलिंद देवड़ा की लंबी पॉलिटिक्स रही है, और खास तौर पर जो एनडीए का फोकस है इस वक्त ओबीसी वोटरों के लिए, तो वहां पर ये एक बड़ा की रोल प्ले कर सकता है। वो तो सही है, लेकिन मिलिंद देवड़ा लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर चैलेंज पेश कर पाएंगे। देखिए, पार्टी बदलने का टैक्ट तो उनके पास है। एक और चर्चा होने वाली है, मेरे साथ नवीन जी भी आ रहे हैं। हम राज ठाकरे के बेटे की भी चर्चा करने वाले हैं, और इसके अलावा उस सीट पर यानी वहां पर जो दावेदारी है उसका उसका माहौल इस वक्त क्या बनता दिख रहा है। राज यानी ठाकरे परिवार में जो इस वक्त आपस में खींचतान दिख रही, या फिर अब तक ऐसा कभी नहीं रहा कि एक दूसरे के विरोध में अपने प्रत्याशी खड़े करें, वो इस बार चुनावी मैदान में होता दिख रहा है। जी, राज ठाकरे ने जब ठाकरे राजनीति शुरू करी, हाँ। तो राज ठाकरे ने हमेशा इस बात का जो है सम्मान किया कि सामने वाले के साथ मेरे संबंध कैसे हैं। ये ठीक वैसी ही राजनीतिक विचारधारा है जैसी जो कि बाला साहब ठाकरे ने अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में निभाई, अपने समय में की थी। जी। तो राज ठाकरे का भी ऐसा ही विचार रहा है। उन्होंने जब पिछली बार आदित्य ठाकरे, जो कि ठाकरे परिवार से पहले व्यक्ति थे जो कि चुनाव मैदान में उतरे थे, तो वर्ली सीट से उन्होंने अपने कैंडिडेट को, एमएनएस के किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा था। आप इसको इस बात से ऐसे समझ सकते हैं कि ठाकरे परिवार की जो राजनीतिक विरासत है, उसके अंदर एक वैचारिक विरासत भी बहुत अहम भूमिका में रही है। वो ये रही है कि उन्होंने हमेशा अपने विरोधियों के साथ भी जो संबंध बनाए हैं, वो बहुत घनिष्ठ और बहुत ज्यादा बढ़िया बनाए हैं। ऐसे संबंध रहे उनके कि आप देखें, बारामती से जब चुनाव लड़ने के लिए सुप्रिया सुले आई थी, शरद पवार की बेटी, तो बाला साहब ठाकरे उस वक्त जिंदा थे। बाला साहब ठाकरे ने अपना प्रत्याशी, शिवसेना का प्रत्याशी, इवन गठबंधन में रहते हुए बीजेपी का प्रत्याशी वहां से उतरने और अपनी बेटी के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया था कि उन्होंने कहा कि हमारी मेरी बेटी जैसी है और मैं इसके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो ये इतना बड़ा कद था उनका कि वो इन सब बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। और इसकी बानगी एक बड़ी, इसका उदाहरण हमने देखा 2019 के विधानसभा चुनाव में, जब वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे, तो राज ठाकरे ने भी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था। ये उनका अपने भतीजे के प्रति या अपने चाचा उद्धव ठाकरे के प्रति एक सम्मान था। उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रति एक सम्मान था। परिवार के लिए भी एक था कि भाई पारिवारिक तौर पर राजनीति ठीक है, अलग है, लेकिन कम से कम ऐसे हालात ना बने। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जब पहली बार राज ठाकरे की जब से पार्टी बनी है, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं माहिम सीट से, तो उधर जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो ये जो थी, ये बात पूरे महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति के अंदर एक अलग तरीके का मैसेज दिया कि उद्धव ठाकरे को इतनी राजनीति की, मतलब एक सीट के लिए वो अपने पिता की जो विरासत थी उसको भी दरकिनार कर गए। इसकी काफी आलोचना हो रही है इस फैसले की, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बड़प्पन दिखाने की बारी थी। उद्धव ठाकरे बड़े भाई है राज ठाकरे के, और राज ठाकरे ने तो बड़प्पन दिखा दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस वक्त एक बड़ा फैसला लेना था। वो गठबंधन के अंदर रहते हुए भी ये बात कह सकते थे
कि हम इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सीट मेरे नहीं खाते तो में है लेकिन और मैं ये इस सीट से परिस्थितियां क्यों बनी? आखिर उद्धव ठाकरे ने ये कदम क्यों उठाया? क्या लगता है इसके पीछे वजह? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि पिछली बार ये सीट जो थी, ये सीट जो माहिम सीट है, ये पिछली बार शिवसेना, जो संयुक्त शिवसेना थी, उसने जीती थी। उसके बाद जब धड़े बटे, शिंदे गुट अलग हुआ, तो जो यहाँ के विधायक थे वो शिंदे गुट के में चले गए, तो ये सीट उनके खाते में चले गई। एमएनएस यहाँ से दूसरे नंबर पर रहती आई है पिछले 2-3 चुनाव का हम आंकड़े देखेंगे तो एमएनएस का भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है। इसी वजह से जो राज ठाकरे है, उन्होंने ये फैसला लिया कि उनके बेटे का जो राजनीतिक करियर शुरू होगा वो वर्ली इस सीट से शुरू होगा, माहिम सीट से शुरू होगा। अब यहाँ पर यूबीटी भी है मैदान में और शिवसेना शिंदे गुट भी है, बिल्कुल, एमएनएस भी है, तो इतनी सारी, ये तीनों एक ही विचारधारा के ठाकरे परिवार से ही निकले सारे गुट है, तो इनके बीच में वहां पर कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य ठाकरे का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है परिवार में ही, चूंकि ठाकरे परिवार अलग तो हो चुका है और धड़े भी अलग हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जैसे इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा अगर कोई नया नवेला विधायक चुनकर आता है, ठाकरे परिवार की विरासत को ले जाने को लेकर ये खींचतान लगातार बनी रही है, तो आदित्य के लिए आने वाले वक्त में राज ठाकरे के बेटे चुनौती बन सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जब राजनीति में कहते हैं कि पहला कदम किसने रखा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ। तो जो मैसेज जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में गया कि उद्धव ठाकरे से के इतनी मैच्योरिटी लेवल जब तक राजनीति में होती, उससे पहले आदित्य ठाकरे का पदार्पण राजनीति में हो गया। राज ठाकरे को आप देखेंगे तो राज ठाकरे हो क्या कि आप ठीक ठाक अच्छा कद भी हो चुका है। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो हैं वो उसी बेल की शाखा है जो बाला साहब ठाकरे ने जो पेड़ लगाया, अब उनके ही वरदहस्त ही इन दोनों ने राजनीति की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाला साहब के होते हुए ये दोनों अपनी कोई जमीन तैयार कर पाए। बिल्कुल सही। जैसे ही बाला साहब गए उसके बाद उद्धव ठाकरे लड़ाई ये हुई कि अब शिवसेना की विरासत को संभालेगा कौन? तो इस पर जो है जो राजनीति के जानकार जो महाराष्ट्र को देखते आए हैं, महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकली एक्टिव कोई लीडर था शिवसेना में, तो वो आफ्टर बाला साहब ठाकरे तो वो राज ठाकरे थे। राज ठाकरे की जमीन पर बहुत एक वक्त ऐसा लग भी रहा था कि राज ठाकरे ही विरासत को ले जाएंगे, उद्धव ठाकरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे इतने एक्टिव राजनीति में नहीं रहते भी नहीं, उतने एक्टिव नहीं थे। उद्धव ठाकरे से ज्यादा राज ठाकरे बहुत ज्यादा एक्टिव एग्रेसिव थे, उनके बयान, उनके तेवर। लेकिन आप राजनीति में देखेंगे कि विरासत जो है वो खून में ही जो है आगे बढ़ाई जाती है। ऐसा हमने शुरुआत से देखा है, महाभारत के समय से देखते आ रहे हैं। अरे राजा रजवाड़ों का देखिए, सबका उसी तरीके से बर्ताया। वही जो पुत्रमोह था बाला साहब ठाकरे के लिए, वो पुत्रमोह जो था, उन्होंने अपनी बेटन जब जो है दशहरा रैली के अंदर ये बता दिया कि मेरे राजनीतिक विरासत को उद्धव ठाकरे संभालेंगे। उसके बाद से ही, क्योंकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की दशहरा रैली में, क्योंकि शिवसेना के बाला साहब ठाकरे उस वक्त अस्वस्थ हो गए थे, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करते थे। उसमें उन्होंने ऐलान किया कि शिवसेना की कमान जो है उद्धव ठाकरे के हाथ में होगी। उसके बाद से ही राज ठाकरे ने बगावती रुख अख्तियार कर लिए और वो बाला साहब को मिलने के लिए जरूर गए, अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और एक नई धारा उन्होंने शुरू कर दी वहां पर। लेकिन राज ठाकरे भी अपनी राजनीति के अंदर उतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कामयाब उन्हें होना चाहिए था। ये सवाल उनसे जैसे बाला साहब से कंपेयर किया जा रहा था, वो चीजें नहीं हो पाई, इवन कहा जाए कि बहुत सफलता भी नहीं मिल पाई उद्धव ठाकरे के साथ। बाला साहब से कंपैरिजन की बात जो हो रही थी, वो उससे ये साबित हो गया कि बाला साहब से या शिवसेना से अलग लकीर लेकर के राज ठाकरे अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शिवसेना का अपना काडर, अपना जो नाम था, जो बाला साहब ने कह दिया, उसको मानने वाले उसके जो कार्यकर्ता थे वो आज भी है। और वो सेना केवल और केवल पॉलिटिकली सेना नहीं है, कई एम्प्लॉई यूनियन के अंदर शिवसेना की अपनी यूनिट वहां पर काम कर रही है। तो उनका जो कैडर है वो बिल्कुल जो बाला साहब ठाकरे के मानने वाले इतने ज्यादा वो हैं कि वो उनकी बात को आज तक भी बहुत अच्छे से मानते हैं। अच्छा, वही तो चुनौती, यही तो इसी बात को लेकर लड़ाई है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को कैरी ऑन कौन करेगा। अच्छा, मैं इस पर आता हूँ, लेकिन दूसरा सवाल है वर्ली सीट को लेकर। वर्ली में आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं, उधर कहा जाए कि एनसीपी अजित पवार गुट से मिलिंद देवड़ा वहां पर चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवड़ा चुनौती दे पाएंगे? वाकई में यहाँ पर टफ फाइट होने वाली है या आदित्य ठाकरे यहाँ पर लीड करते दिख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे के लिए थोड़ा सा एज वहां पर है। वो इसलिए है
क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ने जो बगावत पिछले 4 साल के अंदर देखी है, जो इधर उधर दल बदलने की जो चीजें देखी है, उससे वहां की जनता कहीं ना कहीं उब गई है। इसका टेलर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दिया होगा लोकसभा चुनाव के अंदर बागी जो जितने दल थे उनको थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे जनता ने धकेला। आप देखिए कि 19 के चुनाव के बाद में पहली बात तो सरकार नहीं बन रही थी, फिर सरकार बनने लगी तो एक दिन के अंदर अंदर सरकार गिर गई, जो सुबह सुबह शपथ ग्रहण हो गया था देवेंद्र फडणवीस का। उसके बाद फिर धड़े टूटना शुरू हुए, ऐसी राजनीतिक पार्टियां टूटी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक के बाद एक पार्टियां टूटती चली गई हैं, दोनों मजबूत क्षेत्रीय छत्रप जो थे, जो महाराष्ट्र की राजनीति के जो है चाणक्य, धुरंधर और उनकी राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार की पार्टी टूट गई। और वो पार्टी ऐसे टूटी कि उसके बाद शरद पवार को जमीन पे खड़े रह करके खुद ऐलान करना पड़ा कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं और मैं अभी लड़ता रहूंगा। तो ये सब चीजें जो देखी है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर चीजें आई, संजय निरुपम चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, कई नेताओं ने जो है बागी रुख अख्तियार कर लिए, ऐसी स्थिति हो गई। तो इसलिए जो है मिलिंद देवड़ा के लिए थोड़ी सी मुश्किल वहां पर इसलिए हो सकती है कि हाँ, माना कि उनकी जब वो सांसद रहे थे तो उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती थी, लेकिन आज की परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। कांग्रेस और शिवसेना के अंदर जो है आज गठजोड़ है। कांग्रेस के वो नेता रहे तो हमेशा शिवसेना के खिलाफ को बोलते रहे उस वक्त, बिल्कुल। अब जो है शिवसेना और कांग्रेस दोनों एक हैं, दोनों का काडर वहां पर है मौजूद। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे को थोड़ा सा वहां एज मिलना चाहिए, मिल सकता है। दूसरा ये है कि चूंकि अब उद्धव गुट की तरफ से देखा जाए तो आदित्य ठाकरे हो सकता है कि आने वाले वक्त में लीड भी करें। वो बड़ा कद, बड़ा चेहरा भी इस वक्त बन चुके हैं। मिलिंद देवड़ा अभी कांग्रेस से इधर आए हैं और मुझे लग रहा है कि पाला बदलने के बाद ये पहला चुनाव है जी, तो चुनौतियां तो उनके लिए भी है। राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। तो ये चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन ठीक है, अब आने वाले वक्त में जैसे यानी जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन पता चलेगा कि वाकई में किस पर कौन भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन ठाकरे परिवार में बाला साहब ठाकरे की विरासत को कौन लेकर जाएगा, इन सब के अलावा आपस में पारिवारिक द्वंद्व जो शुरू हो गया है, ये वहां की राजनीति को समझने वाले कह रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे हो चाहे राज ठाकरे हो, आपस में इस बात का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि बाला साहब की लेगेसी वहीं से कैरी ऑन होती थी जो फिलहाल बिखरती या फिर उसको बर्बाद करते, डिस्ट्रॉय करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राजनीतिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि सब कुछ चलता है, दाव पेच चलता है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां पर देखिए परिवारों में फूट होती है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो क्या यह माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के भीतर अब वही राजनीति शुरू हो गई है? तो तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।